देखो प्रोसेस का नाम है गैस्ट्रुलेशन। क्या है प्रोसेस का नाम? गैस्ट्रुलेशन। अब यहाँ तक हम पढ़ चुके थे कि जाइगोट है, जाइगोट बना था बाय द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग, है ना। अब जाइगोट बनने के बाद उसके अंदर होता है माइटोसिस। उसमें क्या होगा? माइटोसिस होगा, और माइटोसिस होके अब जाइगोट में क्या बनेंगे? ब्लास्टोमेयर्स बनेंगे। पहले 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, यूं बनते रहते हैं आगे भी, है ना। और जब 8 से लेके 16 तक ब्लास्टोमियर्स बन जाते हैं उसको हम बोलते हैं मोरुला। क्या बोलते हैं? मोरुला। तो जाइगोट से मोरुला बनने की प्रोसेस क्या है? मोरुलेशन। जाइगोट से मोरुला बनने की प्रोसेस कहलाएगी मोरुलेशन। और मोरुला के अंदर कितने ब्लास्टोमियर्स होते हैं? 8 से 16। मोरुला में कितने ब्लास्टोमियर हो गए? 8 से 16। ये पढ़ चुके ना। अब जो मोरुला है, मोरुला से बनता है ब्लास्टोसिस्ट। मोरुला से क्या बनता है? ब्लास्टोसिस्ट। ये भी एनसीईआरटी ने बताया है। तो मोरुला से ब्लास्टोसिस्ट बनने की प्रोसेस को बोलते हैं ब्लास्टुलेशन। क्या बोलेंगे? ब्लास्टुलेशन। तो अब तक हमने क्या देखा? जाइगोट, जाइगोट से बना मोरुला, मोरुला से बना ब्लास्टोसिस्ट, मोरुला से बना ब्लास्टोसिस्ट। अब जो ब्लास्टोसिस्ट है वही जाके चिपकता है ना एंडोमेट्रियम से, है ना। ब्लास्टोसिस्ट की कौन सी लेयर? ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट। सारे पागल हो चुके तुम, है ना। कौन सी लेयर ब्लास्टोसिस्ट की? ट्रोफोब्लास्ट। जाके इम्प्लांट हो जाती है एंडोमेट्रियम में आफ्टर 7 डेज। जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, आज स्पर्म और एग का फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, ठीक है। इसके लगभग 7 दिन बाद होगा इम्प्लांटेशन। कितने दिन बाद? 7 दिन बाद, ठीक है। और इम्प्लांटेशन होगा तभी हम बोल सकते हैं कि फीमेल प्रेग्नेंट है, ठीक है। अब ब्लास्टोसिस्ट के बाद क्या होगा? ब्लास्टोसिस्ट से बनता है गैस्ट्रुला। ब्लास्टोसिस्ट से क्या बनेगा? गैस्ट्रुला बनता है, ठीक है। अब इस प्रोसेस को बोलेंगे गैस्ट्रुलेशन। इस प्रोसेस का नाम क्या है? गैस्ट्रुलेशन। और कल ना हमने एक चीज देखी थी कि जो इनर सेल मास है, इनर सेल मास डिफरेंशिएट होके 3 लेयर बना देता है। इनर सेल मास डिफरेंशिएट होके 3 लेयर बना देता है। वो 3 लेयर कौन सी थी? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो ये तीनों लेयर कौन से स्टेज में बनती हैं? गैस्ट्रुला स्टेज में। कौन से स्टेज में बनती हैं? गैस्ट्रुला स्टेज। तुम समझ रहे हो क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन कौन से रीजन में हुआ था? फैलोपियन ट्यूब में? एम्पुला। कौन से रीजन में? एम्पुला में। एम्पुला में फर्टिलाइजेशन हो गया था, जाइगोट बन गया था। फिर वो जाइगोट ट्रेवल करके गया था यूट्रस की तरफ, है ना। हाँ, इस्थमस एंड यूट्रस। फिर यूट्रस में आ गया था और एंडोमेट्रियम के साथ वो चिपक गया था। कौन से स्टेज में? ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में। कौन से स्टेज में? ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में। अब ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में क्या हुआ था? एंडोमेट्रियम ने उसको कवर कर लिया था और इम्प्लांटेशन हो गया। अब फीमेल प्रेग्नेंट है ना। अब ये ब्लास्टोसिस्ट चेंज हो जाएगा इनटू गैस्ट्रुला। ब्लास्टोसिस्ट चेंज हो जाएगा इनटू गैस्ट्रुला। प्रोसेस का नाम क्या होगा? गैस्ट्रुलेशन। अब गैस्ट्रुला के अंदर भी क्या है? बाहर वाली लेयर है ट्रोफोब्लास्ट और बीच में है इनर सेल मास। बाहर वाली लेयर है ट्रोफोब्लास्ट और अंदर है इनर सेल मास। इनर सेल मास अब 3 लेयर बना देगा। इन 3 लेयर्स को बोलते हैं जर्म लेयर्स। क्या बोलते हैं इनको? जर्म लेयर्स बोलते हैं। तो ये 3 जर्म लेयर्स कौन सी हैं? बाहर वाली एक्टोडर्म, बीच वाली मेसोडर्म और सबसे अंदर वाली एंडोडर्म। अब देखो जो ट्रोफोब्लास्ट है ना वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर है। एम्ब्रियो तो कौन बना रही है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ट्रोफोब्लास्ट का काम तो सिर्फ क्या था? इम्प्लांट होना, है ना। ट्रोफोब्लास्ट का काम था इम्प्लांट होना, चिपकना एंडोमेट्रियम के साथ। तो ट्रोफोब्लास्ट को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर। ट्रोफोब्लास्ट को क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर। अब ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर है ना, ये क्या क्या बनाती है? ये 4 चीजें बनाती है। कितनी चीजें? 4 चीजें। पहली है एमनियन। पहली क्या है? एमनियन। अब एमनियन जो है इसके अंदर भरा हुआ है एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियन में क्या भरा हुआ है? एमनियोटिक फ्लूइड। और ये एमनियोटिक फ्लूइड ना शॉक अब्सॉर्बर है। जैसे हमारा पेट है ना। अब पेट में कोई मुक्का मार दे तो यूं तो नहीं है ना कि वो उसका मुक्का पीछे निकल जाता है, नहीं निकलता ना। मतलब ये क्या है? शॉक अब्सॉर्बर। क्या है ये? शॉक अब्सॉर्बर। तो यूं ही एम्ब्रियो जो है उसके बाहर की लेयर क्या है? ट्रोफोब्लास्ट। उस ट्रोफोब्लास्ट ने बना दिया एमनियन। तो अगर कोई भी शॉक आ रहा है तो उस जो भी एम्ब्रियो है उसको शॉक से प्रोटेक्ट कौन रखेगा? एमनियोटिक फ्लूइड। प्रोटेक्शन कौन देगा? एमनियोटिक फ्लूइड। तो एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो शॉक अब्सॉर्बर का काम करता है और डेसिकेशन नहीं होने देता, मतलब उसको टूटने नहीं देता, ठीक है। तो ट्रोफोब्लास्ट ने जो पहली लेयर बनाई है उसका नाम क्या है? एमनियन। क्या है नाम? एमनियन। बन जाता है यहाँ पे क्वेश्चन और बहुत फ्रीक्वेंटली बनता है एमनियन से भी और कोरियन से भी, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों। एमनियन के अंदर क्या भरा हुआ है?
एमनियोटिक फ्लूइड। किसका काम करेगा ये? शॉक अब्सॉर्बर का काम करेगा और डेसिकेशन को प्रिवेंट करेगा। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कोरियन। सेकंड क्या है? कोरियन। तो ये भी कहां से आई है? ट्रोफोब्लास्ट से। कोरियन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोरियन ही वो लेयर है जो बनाती है प्लेसेंटा। कोरियन ही क्या बनाती है? प्लेसेंटा। और इससे भी इंपॉर्टेंट है कि प्लेसेंटा बनता कौन से मंथ में? प्लेसेंटा बनता है थर्ड मंथ में। प्लेसेंटा कौन से मंथ में बनता है? थर्ड मंथ में। हर्ट बताना, जैसे ही फर्स्ट मंथ कंप्लीट होता है हर्ट बन के तैयार हो जाता है ना। तो फर्स्ट मंथ में बनता है हर्ट। उसके बाद थर्ड मंथ में क्या बनता है? प्लेसेंटा। फ्रॉम कौन सी लेयर? कहां से बनता है? कोरियन से। तो अब तक हमने देखा ट्रोफोब्लास्ट ने दो लेयर बना दी, एक तो एमनियन और एक कोरियन। एमनियन के अंदर क्या भरा हुआ है? एमनियोटिक फ्लूइड। और कोरियन बनाता है प्लेसेंटा। कौन से मंथ में? थर्ड मंथ में। अब नेक्स्ट आता है यॉर्क सैक। नेक्स्ट क्या है? यॉर्क सैक। यॉर्क सैक जो है हीमोपोइसिस कराता है। हीमोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। हीमोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। तो यॉर्क सैक का फंक्शन है हीमोपोइसिस। लास्ट बचता है एलेंटोइस। लास्ट लेयर कौन सी है? एलेंटोइस। अब जो एम्ब्रियो है उसको अगर कुछ भी चीज एक्सक्रीट आउट करनी है तो उसमें हेल्प कौन करेगा? एलेंटोइस। कौन हेल्प करेगा? एलेंटोइस। तो अब तक हमने क्या देखा कि हमारे पास जाइगोट था। जाइगोट ने बना दिया था मोरुला। मोरुला ने बनाया ब्लास्टोसिस्ट। और ये ब्लास्टोसिस्ट जाके ही इम्प्लांट होता है एंडोमेट्रियम से, है ना। अब ब्लास्टोसिस्ट से बनेगा गैस्ट्रुला। और इस गैस्ट्रुला के अंदर ही बनती है तीन जर्म लेयर्स। पहली जर्म लेयर एक्टोडर्म, दूसरी एंडोडर्म और तीसरी मेसोडर्म। उसके बाद क्या होगा? जो बाहर वाली लेयर थी उसका नाम था ट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट को बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर। अच्छा, वो तीन जर्म लेयर्स जो है वो किसने बनाई? इनर सेल मास। तीन जर्म लेयर किसने बनाई? इनर सेल मास ने। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर क्या था? बाहर वाली ट्रोफोब्लास्ट, अंदर था इनर सेल मास। फिर इस ब्लास्टोसिस्ट ने बना दिया गैस्ट्रुला। तो गैस्ट्रुला के अंदर भी क्या है? बाहर है ट्रोफोब्लास्ट और अंदर है इनर सेल मास। इनर सेल मास तो ये तीन लेयर बना देता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, जो पूरा एम्ब्रियो बना देते हैं, है ना। और ट्रोफोब्लास्ट जो है वो चार चीजें बनाता है। पहला है एम्ब्रियो जिसके अंदर भरा हुआ है एम्ब्रियोटिक फ्लूइड। दूसरा है कोरियन, सबसे इंपॉर्टेंट, ये बनाएगा प्लेसेंटा। थर्ड है यॉर्क सैक। थर्ड है यॉर्क सैक, ये क्या कराएगा? हीमोपोइसिस। और फोर्थ है एलेंटोइस। एलेंटोइस कराएगा एक्सक्रीशन। एलेंटोइस कराएगा एक्सक्रीशन। यहां तक दिक्कत किसी को? कर दो, बंद कर दो। चलो क्वेश्चन लिखो। इफ लेफ्ट साइड ओवरी इज रिमूव, if left side ovary is removed, then how many secondary oocyte will be ovulated in an year? आंसर कोई नहीं बोलेगा। then how many secondary oocyte will be ovulated in an year? एक और क्वेश्चन लिखो, फिर ये दोनों कर देना। अच्छा, लिखो। एक फीमेल है, उनकी एज है 32 इयर्स। फीमेल की एज है 32 इयर्स। उनको प्यूबर्टी आई थी एट द एज ऑफ 16। प्यूबर्टी आई एट द एज ऑफ 16। नंबर ऑफ चिल्ड्रन उनके 1 है, एक बच्चा है उनका। बताओ उनके अंदर टोटल पोलर बॉडीज कितनी बनी होंगी? टोटल पोलर बॉडीज कितनी बनी होंगी उनके अंदर? ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों? हाँ, कर दो इसको, पॉज करो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था कि अगर लेफ्ट ओवरी रिमूव कर दी जाए तो कितने oocyte निकलेंगे। सेकेंडरी oocyte पूछा था ना, कितने निकलेंगे। तो अगर तुमने लेफ्ट रिमूव भी कर दी तो राइट तो है ही ना, है ना। फिर भी हर महीने एक तो सेकेंडरी oocyte निकलेगा। तो अगर एक ओवरी रिमूव भी कर दी जाए तो भी हर महीने एक सेकेंडरी oocyte निकलेगा थ्रू प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, है ना। तो ओव्यूलेशन में क्या निकलता है? सेकेंडरी oocyte या ओवम?
एनसीईआरटी लिखते हो ओवम, बट एक्चुअल में ओव्यूलेशन में निकलता है सेकेंडरी oocyte। ओवम तो सिर्फ तब बनता है जब बॉडी में आता है स्पर्म, उससे पहले ओवम नहीं बनता। ठीक है, तो अगर लेफ्ट ओवरी रिमूव भी कर दी तो भी कितने सेकेंडरी oocyte आएंगे? 12। अब दोनों ही रिमूव कर दो तो अलग बात है ना, एक रिमूव कर दी तो भी 12 ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि फीमेल की एज जो है वो है 32 इयर्स। अब कितने साल की है वो? 32 इयर्स की है, और उसकी प्यूबर्टी आई थी एट द एज ऑफ 16। अब 16 की एज में प्यूबर्टी आई थी तो ओव्यूलेशन तो तब से शुरू हुआ होगा ना, है ना? तो 16 की एज में ओव्यूलेशन शुरू हुआ होगा, तो मतलब कितने साल तक चला है उसका ओव्यूलेशन? 32 माइनस 16, 16 साल की एज से पहले तो उसमें ओव्यूलेशन हो ही नहीं रहा था। ओव्यूलेशन कब शुरू हुआ? एट द एज ऑफ 16। अब वो 32 की है, तो 32 माइनस 16 इयर्स, यानी 16 साल से चल रहा है उसमें ओव्यूलेशन। ये बात आई समझ? अब वो 16 साल की जब हुई थी उससे पहले तो उसमें ओव्यूलेशन हो ही नहीं रहा था। ओव्यूलेशन कब शुरू हुआ? प्यूबर्टी के टाइम, एट द एज ऑफ 16 इयर्स। अब देखो एक साल में फर्स्ट पोलर बॉडी कितनी बनती है? जब हर महीने हमें पीरियड्स आते हैं तो निकलती है फर्स्ट पोलर बॉडी। सेकेंडरी oocyte निकलता है और सेकेंडरी oocyte के साथ निकलती है फर्स्ट पोलर बॉडी। हर महीने हम एक पोलर बॉडी निकालते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी। तो एक साल में कितनी फर्स्ट पोलर बॉडी निकली? 12। एक साल में कितनी फर्स्ट पोलर बॉडी? 12। अब 16 साल हो गए उसको ओव्यूलेशन करते हुए, यानी 16 साल हो गए पीरियड्स आते हुए, तो 16 साल में कितनी फर्स्ट पोलर बॉडी आई होंगी? 192। 16 साल में कितनी फर्स्ट पोलर बॉडी आई? 192 फर्स्ट पोलर बॉडी आई। अब मैंने तुम्हें बताया था कि जब ओवम बनता है, ओवम कब बनेगा? जब बॉडी में आएगा स्पर्म। जब ओवम बनता है तो उसके साथ बनती है सेकंड पोलर बॉडी। तो सेकंड पोलर बॉडी सिर्फ तब बनेगी बॉडी में जब आएगा स्पर्म, यानी जब फर्टिलाइजेशन होगा तभी बॉडी में बनेगी सेकंड पोलर बॉडी। अब इसके कितने बच्चे हैं? एक बच्चा है, मतलब इसके अंदर फर्टिलाइजेशन एक ही बार हुआ है, एक ही बार फर्टिलाइजेशन हुआ है, मतलब इसमें सेकंड पोलर बॉडी एक ही बार बनी होगी 32 इयर्स तक। ठीक है, तो सेकंड पोलर बॉडी का नंबर कितना है? 1। सेकंड पोलर बॉडी का नंबर कितना है? 1। जो इन्होंने ये बताया ना कि इसका एक बच्चा है, वो ऐसे ही नहीं बताया। वहां से हम क्या समझेंगे कि सेकंड पोलर बॉडी कितनी है इसमें? 1। ठीक है, तो सेकंड पोलर बॉडी का नंबर हो गया 1। उसके बाद क्या लिखेंगे कि लैक्टेशन के टाइम पे और प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स में, प्रेगनेंसी के तो 9 मंथ्स में और लैक्टेशन के 6 महीने में फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन नहीं होता। मतलब फीमेल जो है वो सेकेंडरी oocyte रिलीज नहीं करती। सेकेंडरी oocyte नहीं आया तो फर्स्ट पोलर बॉडी भी नहीं आएगी, है ना, क्योंकि दोनों एक साथ ही बनते हैं, सेकेंडरी oocyte भी और फर्स्ट पोलर बॉडी भी। तो 9 महीने तो प्रेगनेंसी के और 6 महीने लैक्टेशन के, उस टाइम पे ओव्यूलेशन नहीं होता। ओव्यूलेशन नहीं हुआ तो ना फर्स्ट पोलर बॉडी आई ना सेकेंडरी oocyte आया। तो यहाँ से ये जो 192 फर्स्ट पोलर बॉडी निकाली थी इसमें से माइनस कर देंगे, एक तो 9 तो प्रेगनेंसी के टाइम की फर्स्ट पोलर बॉडी और 6 लैक्टेशन के टाइम की फर्स्ट पोलर बॉडी। तो फर्स्ट पोलर बॉडी कितनी बची? 177। फर्स्ट पोलर बॉडी बची 177 और एक थी हमारी सेकंड पोलर बॉडी। अगर सिर्फ फर्स्ट पोलर बॉडी पूछा होता तो आंसर होता 177, और अगर टोटल पूछा है तो आंसर होगा 178। टोटल पूछा है तो आंसर होगा 178। आया समझ? हमने ना ये तो देख लिया था जब oogenesis पढ़ा कि जो प्राइमरी oocyte है वो अरेस्ट हो जाता है इन प्रोफेज 1 और प्रोफेज 1 के भी डिप्लोइड में, है ना। फिर क्या हुआ था कि जब टर्शरी फॉलिकल बना था तो टर्शरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte ने बना दिया था सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी, है ना। उसका तो वहां पे मियोसिस 1 तो कंप्लीट हो गया था। पर अब ये जो सेकेंडरी oocyte है ना ये भी अरेस्ट हो जाता है इन मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 किस जैसा है? जैसे माइटोसिस चलता है वैसे ही चल रहा है ये भी। तो जो सेकेंडरी oocyte है वो मेटाफेज 2 तक आके रुक गया। अब मेटाफेज 2 के बाद ये अपनी साइकिल चलाएगा जब बॉडी में आएगा स्पर्म। जब तक स्पर्म नहीं आएगा तब तक हमारी बॉडी में जो सेकेंडरी oocyte है वो पड़ा रहेगा इन स्टेज मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 तक आके ही वो अरेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो प्राइमरी oocyte अरेस्ट होता है इन प्रोफेज 1 और उसकी भी डिप्लोइड में, और सेकेंडरी oocyte अरेस्ट होता है इन मेटाफेज 2। इसका मेटाफेज 2 के आगे का कंप्लीट होगा जब बॉडी में आएगा स्पर्म, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले तक सेकेंडरी oocyte अरेस्ट रहेगा इन मेटाफेज 2। ठीक है, अब ना एक प्रोसेस होती है ट्यूबेक्टोमी, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ
से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है इस पे। ट्यूबेक्टोमी का मतलब क्या होता है? हमने फेलोपियन ट्यूब पढ़ी है ना। अगर फेलोपियन ट्यूब को काट दिया जाए और काट के सील कर दिया जाए, क्यों किया जाता है? स्टेरिलाइजेशन के लिए। किसके लिए? स्टेरिलाइजेशन के लिए। मतलब अगर आगे फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती तो होता है स्टेरिलाइजेशन करना पड़ता है, ठीक है। तो स्टेरिलाइजेशन का तरीका है ट्यूबेक्टोमी। स्टेरिलाइजेशन का तरीका क्या है? ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में किस पे कट लगाया जाएगा? फेलोपियन ट्यूब पे। किस पे कट लगाया जाता है? फेलोपियन ट्यूब पे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन लिखो। एक फीमेल जो है उसे ट्यूबेक्टोमाइज कर दिया गया है, यानी उसकी की गई है ट्यूबेक्टोमी। क्या की गई? उसकी ट्यूबेक्टोमी। फेलोपियन ट्यूब काट दी गई है। तो बताओ क्या उसमें फर्टिलाइजेशन हो सकता है? नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। क्या उसमें मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी? हाँ, होगी। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग क्यों होगी? क्योंकि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में तो क्या बाहर आता है? एंडोमेट्रियम। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में तो बाहर आता है एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम तो शेड होके आ जाएगी बाहर। वो सेकेंडरी साइड फर्स्ट पोलर बॉडीज पाइप में रह जाएंगे। हाँ, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अभी होगा। अब जो तुम्हारा क्वेश्चन है ओव्यूलेशन, क्या ओव्यूलेशन होगा? ओव्यूलेशन का मतलब तो क्या है कि ओवरी रिलीज करेगी सेकेंडरी oocyte। ओवरी रिलीज करेगी सेकेंडरी oocyte। तो वो भी रिलीज करेगी, है ना। हमने तो किसको काटा है? फेलोपियन ट्यूब को काटा है। मतलब अब फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। अब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी होगी और ओव्यूलेशन भी होगा। तो इससे ट्यूबेक्टोमी से रिलेटेड क्या है? इफ अ फीमेल इज ट्यूबेक्टोमाइज्ड, लिख लो। If a female is ट्यूबेक्टोमाइज्ड तो बताओ फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इसीलिए तो किया है ना उसको ट्यूबेक्टोमाइज। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन तो अभी होगा और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अभी होगी। ठीक है, क्या हो गया? ये लिख लिया ना? तुमने शुरू नहीं किया तो तुम पहले लिख लो। लिखो, नोट डाल के लिखना और स्टार लगा लेना। सेकेंड पोलर बॉडी इज नॉट प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ। सेकेंड पोलर बॉडी इज नॉट प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ। Second polar body is not produced every month because it will produce only when second meiotic division will be completed। लिख लिया यहाँ तक? Which will be completed only after fertilization। Which will be completed only after, एक लाइन और है, which will be completed only after fertilization। But first polar body is produced every month। But first polar body is produced every month। First polar body is produced every month। सेकेंड पोलर बॉडी सिर्फ कब बनेगी? जब फर्टिलाइजेशन होगा। हर महीने सेकेंड पोलर बॉडी नहीं बनती, पर फर्स्ट पोलर बॉडी हर मंथ बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये लाइन ना शायद मैंने उससे ली थी, समरी से ली थी। ये तो हमें पता है कि पार्चुरेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म, ये तो हमें पता है। पर 3 हार्मोन्स इन्वॉल्व है पार्चुरेशन में। एक हार्मोन तो हमने पढ़ लिया, तो कौन सा था? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन तो हम देख चुके कल, जो इन्वॉल्व है पार्चुरेशन में। 2 हार्मोन दिए एनसीईआरटी ने, कॉर्टिसोल और एस्ट्रोजन, ठीक है। तो पार्चुरेशन में 3 हार्मोन इन्वॉल्व है। पहला ऑक्सीटोसिन सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरे हैं कॉर्टिसोल और एस्ट्रोजन। क्या है? कॉर्टिसोल और एस्ट्रोजन। 3 हार्मोन हो गए जो पार्चुरेशन में इन्वॉल्व है। पहला ऑक्सीटोसिन, दूसरा कॉर्टिसोल और तीसरा एस्ट्रोजन। तीसरा होगा एस्ट्रोजन। उसके बाद जेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमंस कितना होता है? 9 मंथ्स। जेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमंस 9 मंथ्स। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितने महीने लगेंगे? 3 महीने। सेकंड ट्राइमेस्टर तक आते आते 6 महीने। हमने
कल देखा था कि फर्स्ट मंथ जब कंप्लीट होता है तो बनता है हार्ट, जब सेकंड मंथ कंप्लीट होगा तो लिम्स और डिजिट्स बनेंगे, फिर जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट होता है तब तक मेजर ऑर्गन्स बन जाते हैं, जैसे एक्सटर्नल जेनिटलिया भी बन गया था। उसके बाद देखा था फिफ्थ मंथ, उसके बाद देखा था फिफ्थ मंथ। फिफ्थ मंथ में क्या बन गया था? फिफ्थ मंथ में था हेयर्स जो है हेड के ऊपर और फर्स्ट मूवमेंट। फिफ्थ मंथ में क्या था? फर्स्ट मूवमेंट और हेयर्स ऑन हेड। उसके बाद था सेकंड ट्राइमेस्टर जब तक कंप्लीट होगा तो उसकी बॉडी पे आ जाएंगे फाइन हेयर्स, बॉडी पे आ जाएंगे फाइन हेयर्स और आईलैशेस बन जाएंगे और आईलिड्स सेपरेट हो जाएंगे। फिर 9 मंथ्स जब तक होंगे तब तक फुल्ली डेवलप्ड फीटस तैयार हो जाएगा। तो ह्यूमंस में तो 9 मंथ्स का है। जेस्टेशन पीरियड इन कैट एंड डॉग्स कितना होगा? लगभग 63 डेज। कितना होगा? लगभग 63 डेज। और एलिफेंट में नियरली 22 मंथ्स। एलिफेंट में जेस्टेशन पीरियड कितना होगा? लगभग 22 मंथ्स। उसके बाद जो ट्रोफोप्लास्ट लेयर होती है, ब्लास्टोसिस्ट की जो बाहर वाली लेयर थी ट्रोफोप्लास्ट, वो एम्ब्रियो से जुड़ी होती है विद द हेल्प ऑफ रोबर सेल्स। कौन से सेल्स की हेल्प से? रोबर सेल्स की हेल्प से। तो ट्रोफोब्लास्ट इज अटैच्ड टू एम्ब्रियो विद द हेल्प ऑफ रोबर सेल। कौन से सेल? रोबर सेल। उसके बाद दो प्रोसेस है, कैस्ट्रेशन और सर्कमसिजन। देखो, अगर कोई रिलीजियस भी हो सकता है ऐसा, मतलब बिलीफ, या फिर कोई और रीजन, जैसे मुस्लिम्स में होता है जनरली कि वो लोग क्या करते हैं, टेस्टिस या ओवरी रिमूव कर देते हैं, क्योंकि टेस्टिस और ओवरी से ही आते हैं हॉर्मोन्स, है ना, और उन्हीं हॉर्मोन्स की वजह से पर्सन में सेक्सुअल डिजायर आती है। तो उन लोगों का क्या मानना है कि अगर ये रिलीजियस पर्पस की वजह से अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, टेस्टिस या ओवरी को रिमूव कर देते हैं। और टेस्टिस या ओवरी को रिमूव करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? कैस्ट्रेशन। तो प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टेस्टिस या ओवरी इज नोन एज कैस्ट्रेशन। नेक्स्ट प्रोसेस है सर्कमसिजन। ये भी जनरली मुस्लिम्स में होता है। सर्कमसिजन में क्या किया जाता है, मेल्स के अंदर जो फोर स्किन होती है, फोर स्किन को रिमूव कर दिया जाता है। फोर स्किन क्या थी? प्रीप्यूस था ना एक और नाम, जो पेनिस के ऊपर की स्किन थी, उसको बोलते हैं फोर स्किन। तो फोर स्किन का रिमूवल कर दिया जाएगा कौन सी प्रोसेस से? सर्कमसिजन। सीजन का मतलब क्या होता है? कट लगाना, है ना। तो फोर स्किन में कट लगा दिया जाता है और उसको रिमूव कर दिया जाता है बाय द प्रोसेस सर्कमसिजन। अच्छा, मैंने इसमें लिखा नहीं, लेकिन होता क्या है कि जब भी कोई फीटस होता है, मान लो वो मेल फीटस है, ठीक है, अभी वो अपने मदर के वूम में ही है, तो उसके जो टेस्टिस होते हैं ना, वो एब्डोमेन में होते हैं, स्क्रोटम में नहीं होते। उसके टेस्टिस एब्डोमेन में ही होते, स्क्रोटम में नहीं होते। फिर क्या होता है, जैसे जैसे उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है, तो अब टेस्टिस को करना होगा स्पर्म का फॉर्मेशन, और स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर चाहिए हमारी बॉडी से 2 to 3 डिग्री सेल्सियस कम। तो क्या होता है उसमें, जब उसका बर्थ होने वाला होगा तो उस टाइम तक उसके जो टेस्टिस एब्डोमेन में है, अब वो आ जाते हैं स्क्रोटम में। क्यों आए स्क्रोटम में? क्योंकि स्क्रोटम का टेम्परेचर ही उनके लिए सुटेबल है ना। तो शुरू से टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं होते, बाद में आते हैं टेस्टिस स्क्रोटम में। ओपन चाइल्ड बुक में नहीं दे रखा था कि जो टेस्टिस होते हैं ना, वो 7th मंथ जो वो गेस्टेशन पीरियड का होता है, फिर उस टाइम पे टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम में आएंगे। उससे पहले टेस्टिस कहाँ पे थे? एब्डोमेन में थे। लेकिन कुछ लोगों के अंदर क्या होता है, अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है, बच्चे में अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है, तो जैसा किसी ने बताया 7th मंथ में नहीं आ पाएंगे टेस्टिस स्क्रोटम में, तो उसके टेस्टिस तो एब्डोमेन में ही रहेंगे, स्क्रोटम में नहीं आ पाए। तो इसके लिए फिर सर्जरी करनी पड़ती है जिससे उसके टेस्टिस स्क्रोटम में आ जाए। तो टेस्टिस शुरू से स्क्रोटम में नहीं होते। कौन सा मंथ में आएंगे? 7th मंथ में आएंगे, ठीक है। उसके बाद है एग। अब एग के टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बन ही जाता है इस पे क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर में तो आए भी होंगे। मैम एक क्वेश्चन दे रखा था कि जो टेस्टिस है वो एब्डोमेन से स्क्रोटम में आते हैं, किस उससे आते हैं, कैनाल से या इंड्यूनल कैनाल होती है आई थिंक। हाँ, तो उसमें दे रखा था इंड्यूनल कैनाल से आते हैं, कि पहले आते थे ये सारे क्वेश्चंस, हमारे टाइम पे आते थे इंड्यूनल कैनाल होती है, उसके थ्रू आते हैं, ठीक है। अब तुम्हारे सिलेबस में तो इतना डीप में है नहीं। तो देखो एग का टाइप, पहला टाइप कौन सा है? ए लेसिथल। पहला टाइप कौन सा है? ए लेसिथल। तो लेसिथल का मतलब होता है योग। लेसिथल का मतलब क्या होता है? योग। तो अगर लेसिथल है ही नहीं, मतलब योग है ही नहीं, तो एग कौन सा होगा? ए लेसिथल। एग कौन सा होगा? ए लेसिथल। तो एग के अंदर योग नहीं है, तो एग को क्या बोलेंगे? ए लेसिथल एग। हम जो ह्यूमंस हैं, हमारे जो एग होते हैं वो कैसे होंगे? ए लेसिथल। यानी हमारे एग में योग नहीं होगा, हमारे एग में योग नहीं होता। तो हमारे एग कैसे हैं? ए लेसिथल।
उसके बाद सेकंड टाइप के एग है माइक्रोलेसिथल। माइक्रो का मतलब क्या होता है? कम। माइक्रो का मतलब कम, मतलब इन एग्स में योग होगा तो लेकिन बहुत कम अमाउंट में। एग्जाम्पल क्या हो गया? एम्ब्रियोसिस, ब्रैंकियोस्टोमा या लैंसेरेट। ठीक है, क्या है? सेफेलो या यूरो? सेफेलोकॉर्डेटा। तो एम्ब्रियोसिस क्या है? सेफेलोकॉर्डेटा। लिख लो इसमें, क्या है ये? सेफेलोकॉर्डेटा। ठीक है। सेकंड टाइप क्या है? कौन से हैं? माइक्रोलेसिथल। माइक्रोलेसिथल में योग का अमाउंट बहुत कम होगा। एग्जाम्पल क्या हो गया? एम्फियोक्सस, ब्रैंकियोस्टोमा या लैंसेरेट, सेफेलोकॉर्डेटा। ठीक है। उसके बाद आता है मीजोलेसिथल। मीजोलेसिथल नाम से ही पता चल रहा है कि योग का अमाउंट मॉडरेट होगा। ठीक है, तो ये किसमें मिलेंगे? एम्फीबियंस में। एम्फीबियंस के एग कैसे होते हैं? मीजोलेसिथल। ह्यूमंस के एग कैसे होंगे? एलेसिथल। एम्फियोक्सस का एग माइक्रोलेसिथल। एम्फीबियंस का एग मीजोलेसिथल। और सबसे ज्यादा जो योग मिलता है वो मिलता है बर्ड्स के एग में, है ना? हम किसके एग खाते हैं जनरली? है ना, बर्ड्स के ही खाते हैं। तो उनके एग में सबसे ज्यादा योग मिलता है। तो उनके एग कैसे होंगे? मैक्रोलेसिथल। उनके एग कैसे? मैक्रोलेसिथल। ये तो याद रह जाएगा कि हम बर्ड का ही एग खाते जनरली, तो उनका एग है मैक्रोलेसिथल, सबसे ज्यादा योग। और हमारे अंदर हमारे एग में योग है ही नहीं, तो हमारे हो गए एलेसिथल। अब बच गया एम्फियोक्सस। एम्फियोक्सस में है माइक्रोलेसिथल और एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में होंगे मीजोलेसिथल एग। उसके बाद आता है पॉलीस्पर्मी। अब पॉलीस्पर्मी नाम से ही पता चल रहा है, पॉली का मतलब होता है मैनी और स्पर्म मतलब स्पर्म, पता ही हो तो तुम्हें। तो अगर एग के पास बहुत सारे स्पर्म आ रहे हैं तो क्या ये प्रोसेस अच्छी है, या हमें ये चाहिए कि बस एक स्पर्म आके फर्टिलाइज करे? एक स्पर्म आके फर्टिलाइज करे। तो हम क्या चाहते हैं? पॉलीस्पर्मी हो या ना हो? ना हो। पॉलीस्पर्मी नहीं होनी चाहिए, मतलब एक एग के साथ एक स्पर्म का फ्यूजन होना चाहिए। तो इसके लिए हमें पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करना है। हमें पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करना, और पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करने के दो तरीके हैं, एक है फास्ट वाला और एक है स्लो वाला। पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करने के कितने तरीके? दो तरीके, एक फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी और एक स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी होगी कम टाइम के लिए और ये टेम्परेरी होगी, लेकिन स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी होगी ज्यादा टाइम के लिए और ये परमानेंट होती है। अब फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी कराती है डीपोलराइजेशन, ध्यान से समझना। फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी क्या कराएगी? डीपोलराइजेशन। मतलब कि जैसे ही स्पर्म आया कौन सी लेयर के कांटेक्ट में? पेलुसिडा। जैसे ही स्पर्म इसके कांटेक्ट में आता है तो अब काम करेगा फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। कौन काम करेगा? फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। और वो क्या कराता है? देखो जनरली क्या होता है, सेकेंडरी oocyte के बाहर चार्ज होता है पॉजिटिव, अंदर चार्ज होता है नेगेटिव। अब स्पर्म आया, स्पर्म तो ये देख के आया कि हाँ भाई बाहर पॉजिटिव है, मेरे को तो पॉजिटिविटी मिलेगी, तो मैं जाता हूँ एग के पास। तो स्पर्म को बाहर कैसा चार्ज चाहिए? पॉजिटिव। स्पर्म को बाहर कैसा चार्ज चाहिए? पॉजिटिव। हर इंसान पॉजिटिव की तरफ ही जाता है ना, नेगेटिव एनवायरनमेंट में तो कोई नहीं जाना चाहता। तो स्पर्म को बाहर कैसा चार्ज चाहिए? पॉजिटिव चार्ज चाहिए। लेकिन ये ना बहुत इंटेलिजेंट है, जैसे ही ये आया तो क्या करता है? खुद की एंट्री के बाद बाहर चार्ज करा देता है नेगेटिव और अंदर करा देता है। तो क्या बाकी वाले स्पर्म आ पाएंगे? उनको भी तो चाहिए बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव, तो बाकी वाले स्पर्म अब नहीं आ पाएंगे। तो इसने क्या किया? खुद की तो एंट्री करा ली और बाकी की एंट्री ब्लॉक कर दी, बाकी की एंट्री ब्लॉक कर दी। तो ये जो चार्ज रिवर्सल है इसी को बोलते हैं डीपोलराइजेशन, है ना। पहले क्या था? बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, अब चार्ज उल्टा हो गया तो इसको बोलेंगे डीपोलराइजेशन। पहले बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, अब जैसे ही एक स्पर्म आया तो बाहर नेगेटिव अंदर पॉजिटिव। लेकिन ये बहुत कम टाइम के लिए होता है, तो अब काम में आना पड़ेगा स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी को। अगर परमानेंटली इस चीज को ब्लॉक करना है तो अब आएगा स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी क्या करता है? ये सेकेंडरी oocyte के अंदर कैल्शियम आयन डलवा देगा। क्या डलवा देगा? कैल्शियम आयन। अब सेकेंडरी oocyte के अंदर प्रेजेंट होते हैं कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। तो जैसे ही कैल्शियम आयन अंदर आएंगे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल बाहर आ जाएंगे, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल बाहर आ जाएंगे। बाहर निकल के कौन से स्पेस में चले जाएंगे? पेरीविटेलाइन स्पेस। किस में चले जाएंगे? पेरीविटेलाइन स्पेस में। जब हमने डायग्राम पढ़ा था ना तो हमने क्या देखा था? CZPA। C से क्या था? सेल्स ऑफ
सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटर। क्या था? सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटर। Z से था जोना पेलुसिडा, Z से था जोना पेलुसिडा। P से था पेरिविटलाइन स्पेस, P से था पेरिविटलाइन स्पेस और अंदर ओवम रखा हुआ था। तो ये जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल है ये निकल के कहाँ पे चले जाएंगे? पेरिविटलाइन स्पेस में। तो जब भी स्पर्म आता है तो पहले कौन काम में आएगा? फास्ट ब्लॉक या स्लो ब्लॉक? फास्ट ब्लॉक। फिर फास्ट ब्लॉक करा देता है डीपोलराइजेशन, ठीक है। फिर काम में आएगा स्लो ब्लॉक। ये क्या कराएगा? कैल्शियम आयन अंदर, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल बाहर। कॉर्टिकल ग्रैन्यूल कौन सी स्पेस में चले जाएंगे? पेरिविटलाइन स्पेस में। अब क्या होगा? अब इसका अंदर का एनवायरनमेंट चेंज हो गया तो अब और स्पर्म की एंट्री नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो परमानेंट कौन सा होता है? स्लो ब्लॉक या फास्ट ब्लॉक? स्लो ब्लॉक। परमानेंट कौन सा होता है? स्लो ब्लॉक, ठीक है। मेरी तरफ से तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट।